नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं रामसू भाटी आप सभी का कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि अपनी जनरल हिंदी की क्लास चल रही है और कल हम वर्ण विचार पढ़ रहे थे। मैंने कल आपको वर्ण के जो भेद जो बताए थे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः यदि मूल भाषा में देखें तो मैंने उनको 3 भागों में विभाजित किया था, स्वर और व्यंजन। और फिर हमने स्वर को देखा था कि स्वर के मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, लघु, दीर्घ और प्लुप्त। आज उससे आगे बढ़ रहे हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यानी अपने वर्ण विचार चल रहे थे। वर्ण विचार में मैं आपको बता रहा था कि जो स्वर हैं उनके भेद के बारे में। स्वर के भेद पढ़ रहे थे हम लोग कि स्वर के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको स्वर के भेद बताए थे 3। स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता आपके लघु स्वर, दूसरा होता आपके दीर्घ स्वर, और यदि मूल भाषा की दृष्टि से देखें तो होता आपके तीसरा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। कल हम लघु स्वर में पढ़ रहे थे कि वे स्वर जिनको बोलने में समय कम लगता है, उच्चारण में समय कम लगता है, या वे ध्वनियाँ जो निर्बाध मुंह से निकल जाती है वो स्वर कहलाती है। लघु में ये एक मात्रिक होते हैं, इनमें मात्राएं जो एक लगती है। ये संख्या में कल मैंने आपको बताया 4 होते हैं। अ, लघु ई, लघु उ और री। फिर मैंने आपको दीर्घ स्वर बताए थे, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, अ, आई, औ और आओ। ये कल मैंने आपको बताए थे। ये जो प्लुप्त स्वर है ये क्योंकि होता तो अपने संस्कृत भाषा से ग्रहित किया हुआ, क्योंकि संस्कृत हिंदी की जननी मानी जाती है। तो जो मूल भाषा संस्कृत है उसमें प्लुप्त स्वर होते हैं। प्लुप्त स्वर का अर्थ होता है कि ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में एक आयोग होता है, प्रवाह होता है। यानी लघु स्वर और दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय है क्योंकि उच्चारण में लगता है। ये तो जब हम आगे अपनी क्लास को पढ़ाएंगे तब मैं बताऊँगा आपको। अब कल मैं आपको बता रहा था कि जो लघु स्वर होते हैं इन्हें एक मात्रिक भी कहते हैं, इन्हें छोटे स्वर भी कहते हैं, और जो दीर्घ होते हैं इन्हें गुरु स्वर कहा जाता है। गुरु का अर्थ भी क्या होता है? बड़ा होता है। कल मैं आपको बताया था ये आ, ई और उ, ये जो 3 प्रकार के स्वर हैं इन्हें सम स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? सम स्वर कहा जाता है। ये सम स्वर होता है, ठीक है। और आपके ए, आई, औ और औ इन्हें कहते हैं आपके संयुक्त स्वर। सम स्वर वे स्वर होते हैं जो कि समान स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे अपने ये आ है तो अ प्लस अ, 2 आपके जो लघु स्वर हैं अ, गन, अ, यदि दोनों का योग कर दिया जाए तो आपको बनेगा आ। यानी ये अ और ये ए स्वर दोनों समान स्वर हैं, और दोनों के समान स्वरों का जो योग है वो आ के रूप में आता है। फिर ये आपके बड़ी ई है, ये भी सम स्वर है क्योंकि इसमें लघु ई प्लस घन लघु ई, अर्थात छोटी ई धन छोटी ई हो जाती है आपके बड़ी ई। फिर आपके ऊ है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, जो आपको बन जाता है दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ। कल गलती से ये छूट गया था, आज हम से ले रहे हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं सम स्वर, क्योंकि इनका जो निर्माण, इनकी जो रचना है वो समान स्वरों के मेल से होती है, इसलिए ये हो गए। फिर थे आपके संयुक्त स्वर। मैं आपको बता रहा था कि अ, धन, ई के मेल से बनता है आपके ए, धन, ए, इसके मेल से क्या बनता है आपके? ए बनता है। यानी ए और ई दोनों को मिलाएंगे तो आपके ए बनेगा, ठीक है। फिर अ, धन, ये आपको बन जाएगा आई। फिर अ, धन, उ बन जाएगा आपके ओ। फिर आपके ये अ, धन, ओ, ये आपको बन जाएगा आओ।
ये होते हैं आपके संयुक्त स्वर। कौन से स्वर होते हैं? इन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर, क्योंकि इनकी जो रचना है वो आपकी होती है, दो समान स्वर होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन स्वरों के मेल से इनकी रचना होती है, इसलिए ये संयुक्त कहलाते हैं। संयुक्त का अर्थ भी क्या होता है? डबल होता है। जैसे अ प्लस ई दोनों अलग अलग स्वर हैं और ये दोनों का मेल होगा तो एक नए स्वर का क्या होगा? निर्माण होगा, जो कहलाएगा अ। फिर ए प्लस अ, इन दो प्रकार के स्वर है अलग अलग, इनका यदि मेल होगा, संयोग होगा तो ये आपके आई के रूप में आएगा। ठीक है, फिर आपके ए और उ, ये दो जो संयुक्त स्वर हैं, दो अलग अलग स्वर हैं, यदि इनकी रचना होगी, इनका संयोग होगा, इनके मिलन होगा तो आपके ओ के रूप में आएगा। ठीक है, फिर अप धन आओ, ये बन करके क्या बन जाएगा? आपके आओ। ये तो आपके सम स्वर और संयुक्त स्वर के बारे में। ठीक है, फिर कल हम पढ़ रहे थे कि हिंदी वर्णमाला के अंदर दो प्रकार की और ध्वनियां होती है। एक हमने पढ़ा था अंग और एक हमने पढ़ा था अह। अभी अंग और अह क्या होते हैं ये भी तो चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि हमने इनको भी पढ़ा था। फिर ये जो री है, कहते हैं कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि री है जो अब स्वर नहीं रहा। नहीं, जब हिंदी भाषा में तत्सम शब्द काम में लिए जाते हैं उस समय इस री का प्रयोग है जो किया जाता है, क्योंकि री है जो मूलतः संस्कृत भाषा से गृहीत एक स्वर है और ये आपके लघु स्वर है। कौन सा स्वर है? लघु स्वर है। यानी जब हम उत्पत्ति के आधार पर इनका विश्लेषण करेंगे तो हम री के बारे में और भी बातें हैं और भी जानकारियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि री को अब शामिल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा में जब हम तत्सम शब्द काम में लेते हैं तो ये जो री की ध्वनि है इन्हें भी हम काम में, इनका भी प्रयोग है जो हिंदी में किया जाता है। अब देखते हैं कि आपके ए और अंग है ये क्या है। ठीक है, इन्हें कहते हैं आयोग वाह। क्या कहते हैं? आयोग वाह ध्वनिया। आयोग वाह ध्वनिया। आयोग वाह ध्वनिया। आ धन योग धन वाह। आ धन योग धन वाह। आ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं, योग का अर्थ होता है जोड़ और वाह का अर्थ होता है वहन करने। यानी वे ध्वनियां जिन्हें वहन नहीं किया जा सकता, जिन्हें झेला नहीं जा सकता, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो अयोग ध्वनियां होती है ये केवल और केवल जो स्वर होते हैं उन्हीं के साथ में इनका योग होता है। बाकी जो व्यंजन ध्वनियां होती है, कौन सी ध्वनियां होती है? यानी जो स्वर ध्वनियां होती है उनके साथ में उनका योग है जो किया जा सकता है, उनका प्रयोग है जो किया जा सकता है। बल्कि जो व्यंजन ध्वनियां होती है इन व्यंजन ध्वनियों के साथ में इन आयोग व ध्वनियों का प्रयोग जो नहीं किया जा सकता। आप कहीं भी देख लीजिए, यदि कोई व्यंजन ध्वनि है, यदि ये व्यंजन है तो इसके ऊपर आपको आयोग व ध्वनियों का प्रयोग है, इसे अनुस्वार के रूप में जाना जाता है। कौन से रूप में? अनुस्वार के रूप में जाता है, जाना जाता है। इसका प्रयोग है जो नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये जो अंग है, जैसे मान लीजिए ये मैं व्यंजन है तो इसको विसर्ग के रूप में, कौन से रूप में? विसर्ग के रूप में काम लिया जाता है। इसको कभी ऐसा नहीं माना जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। और ये जो अंग है जिसे हम विसर्ग के रूप में कहते हैं, ये जो अंग है, ये जो मूलतः अंग है, इसे हम कहते हैं अनुस्वार के रूप में। कौन से रूप में? इसे अनुस्वार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये जो दूसरा अह, इसे हम विसर्ग चिन्ह के रूप में, कौन से रूप में? विसर्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कभी भी आपको ये जो ध्वनि है, विसर्ग की ध्वनि आपको व्यंजन के साथ में देखने को नहीं मिलेगी। नहीं मिलने का जो मूल कारण है क्योंकि ये जो आयोगवाद ध्वनियां होती है, इन आयोगवाद ध्वनियों का हमेशा प्रयोग है स्वर के साथ में ही किया जाता है, व्यंजन के साथ में कभी भी इन ध्वनियों का प्रयोग जो नहीं किया जाता है। ये था आपके लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर कि उत्पत्ति कैसे होती है, तो किस प्रकार से इनका निर्माण होगा। ठीक है, अब एक ध्वनि में आपको और बता रहा हूँ जो हम हिंदी में काम लेते हैं, वो ध्वनि होती है आपके अर्धचंद्र ध्वनि। देखिए ये तो होती है आपके चंद्र ध्वनि, इसमें चंद्र भी और बिंदु भी है, इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, जो
अनुस्वार के रूप में काम ली जाती है। लेकिन एक ध्वनि ये होती है जिसके ऊपर चंद्र तो है लेकिन बिंदु नहीं है। तो ये जो ध्वनि है मूल रूप से ये नहीं तो अपने संस्कृत भाषा की ध्वनि है और नहीं अपने हिंदी भाषा में उपमुखी ध्वनि है। इसकी जो उत्पत्ति है वो मूलतः जो अंग्रेजी भाषा है उस भाषा से हमने इस ध्वनि को ग्रहण किया है। यानी जो मूलतः अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम लोग एक शब्द काम लेते हैं कॉलेज, तो ये जो इसके ऊपर ये जो हम अर्धचंद्र काम में ले रहे हैं, मूलतः ये जो कॉलेज शब्द है कॉलेज, ये जो शब्द मूलतः है ये कहाँ से है यार, ये मूलतः इंग्लिश भाषा का शब्द है। यानी अंग्रेजी भाषा से इस शब्द को हिंदी भाषा ने गृहीत किया है। इसलिए ये जो ध्वनि है ये मूलतः हिंदी के नहीं होकर के ये आपके अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। कौन सी भाषा की? अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। अब ध्यान दीजिए आप सभी, ये आपके स्वरों का क्रम था। स्वरों की जो उत्पत्ति हुई थी उस उत्पत्ति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं, लघु होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुप्त होते हैं। अब देखिए जो प्लुप्त स्वर है वो क्या होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्लुप्त स्वर है, कौन सा स्वर है? ये जो प्लुप्त स्वर है, मूलतः ये जो प्लुप्त स्वर है, प्लुप्त स्वर मूलतः प्लुप्त स्वरों की उत्पत्ति मानी जाती है अपने संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा में एक स्वर का भेद होता है प्लुप्त, क्योंकि हिंदी भाषा में मूल स्वर जो कितने माने गए आपके 11 माने गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और संस्कृत भाषा में माने जाते हैं 13। ठीक है, 13 माने जाते हैं। एक तो होता है आपके ये वाला, ठीक है, और एक होता है आपके ये जो री होती है उसके नीचे एक बड़ी री का काम लिया जाता है। कौन सी काम लिया जाता है? बड़ी री का काम लिया जाता है। ठीक है, ये जो ध्वनियाँ होती है मूलतः ये ध्वनियाँ होती है आपके, एक होता है 11 ये हो गए, एक आपके री होता है और एक आपके ली होता है। क्या होता है? ली, बड़ी री और ली, 11 ध्वनियाँ ये और ये होती है आपके 12 और ये होती है आपके 13। यानी संस्कृत में जो स्वर होते हैं वो होते हैं मूलतः 13 स्वर। कुल कितने होते हैं संस्कृत में? 13 और हिंदी में होते हैं आपके 11। हिंदी में ये जो बड़ी री है और ये जो री है इन्हें स्वर के रूप में नहीं गिना जाता है। अब देखिए ये जो प्लुप्त स्वर है, बात आ रही है प्लुप्त स्वर की। प्लुप्त स्वर यानी कि ऐसे स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में समय दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा लगता है। जो ध्वनि आती है वो दीर्घ स्वर से भी लंबी होती है और जो एक प्रवाह होता है, एक आयोग होता है, एक प्रवाह के रूप में इनका उच्चारण किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं अमूमतिया, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, हम बोलते हैं ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओम बोलते हैं, ओ और मैं ओ। तो ये जो है ध्वनि ओम बोलते हैं ओ ओ ओ और म। ये जो मैंने संकेत किया है ये प्लुप्त स्वर का संकेत है। यानी जो ओ की ध्वनि है उसे ध्वनि को हमें 3 बार में क्या करना है? उच्चारित करना है। हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। और ये जो ओम बोलने का हमारा उच्चारण है ये कहीं ना कहीं इस प्लुप्त स्वर का भेद है। ये जो प्लुप्त स्वर है मूलतः संस्कृत भाषा से आया है और हिंदी भाषा में इससे कभी कभी काम में लिया जाता है। हम देखते हैं कि विशेष करके हिंदी भाषा में जो दोहावली होती है, जो दोहे होते हैं या कोई गीत होते हैं, उनके पीछे टेक होती है और टेक के समय में ये जो शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम लिखते हैं हरे, इसके आगे डॉट डॉट लगा देते हैं हरे। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट है, ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये सारे चिन्ह जो प्लुप्त स्वर के चिन्ह होते हैं। यानी ये रे का है एक प्रवाह है, रे का एक आयोग है जो हमें लंबे काल तक उसका उच्चारण करना होता है। यदि रे का लंबे काल उच्चारण करेंगे यहाँ पर हम किस स्वर का प्रयोग कर रहे हैं? यहाँ पर हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक प्लुप्त स्वर है। कौन सा स्वर है? ये एक प्लुप्त स्वर है और उस प्लुप्त स्वर का हम लोग प्रयोग करते हैं। अभी हमने जो स्वर का प्रकार देखा था, दीर्घ स्वर, लघु स्वर और प्लुप्त स्वर, वो तो था आपके उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं हम ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी स्वर तंत्र से निकलने वाली जो प्राणवायु है वो वायु श्वसन तंत्रियों पर बाहर आती है और बाहर आकर के जीवों पर सवार होती है और सवार होकर के मुंह के जो अनेक भाग हैं, जैसे दांत है,
औष्ठ है, मूर्धन्य है, कंठ है, तालव्य है, उनसे अलग अलग प्रकार से टकरा करके स्पर्श करके ध्वनि का निर्माण करती है और उस ध्वनि के कारण निर्माण करने के कारण अलग अलग प्रकार से उन्हें नाम दिया गया है। जैसे औष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद, किसके आधार पर? औष्ठाकृति, औष्ठाकृति के आधार पर, औष्ठाकृति, औष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद, किसके भेद? स्वर भेद। ध्यान दीजिए आप, औष्ठाकृति, औष्ठ धन आकृति, औष्ठ धन आकृति, औष्ठ अर्थ होता है आपके होंठ, यानी होंठ की जो आकृति होती है, आकृति यानी आकार, होठों का जो आकार होता है उसके आधार पर स्वरों के भेद। औष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को दो भेदों में बांटा जाता है। एक होता है आपके वर्ताकार, कौन से? एक होता है वर्ताकार और एक होता है अवर्ताकार। यानी फर्स्ट होता है आपके वर्ताकार, वर्ताकार स्वर, और दूसरा होता है आपके अवर्ताकार स्वर। यानी होठों की जो आकृति होती है उसके आधार पर हम स्वर के यदि भेद को देखें तो दो प्रकार के भेद होते हैं, एक होते हैं वर्ताकार स्वर और दूसरे होते हैं आपके अवर्ताकार स्वर। वर्ताकार दो शब्द प्रवास में, एक है वर्त प्लस आकार, वर्त प्लस आकार। यहाँ ये जो वर्त शब्द है उसका तात्पर्य है गणित की वर्तीय आकृति से, जो गोल आकृति होती है, जो सर्किल होता है, ठीक है, वो होता है वर्त। यानी इनका उच्चारण करते समय जो हमारे होठों की आकृति होती है एकदम गोल हो जाती है, ठीक है, और उसी के आधार पर इन्हें कहते हैं वर्ताकार स्वर, ठीक है। कुछ होते हैं अवर्ताकार, यानी हिंदी भाषा के वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठों की आकृति होती है जो वर्ताकार नहीं होकर के अर्धवर्ताकार होती है, ठीक है, और पूरे गोल नहीं होते हैं, इस कारण से इन्हें अवर्ताकार कहते हैं। देखिए वर्ताकार स्वर कौन कौन से हैं। वर्ताकार स्वर आपके चार माने जाते हैं। कितने माने गए हैं? चार माने गए हैं। ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और आऊ। ऊ, छोटा ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और आऊ। ये जो चार ध्वनियां होती है इन ध्वनियों को कहते हैं वर्ताकार स्वर। यानी जो चार स्वर हैं लघु ऊ, गुरु ऊ, ओ और आऊ, ये चारों स्वर होते हैं आपके वर्ताकार कहलाते हैं। आप देख लीजिए उनका उच्चारण करके, यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की जो आकृति होती है वो वर्त की तरह गोल हो जाती है। हम बोलते हैं ऊ, ऊ, ओ और आऊ। इनका उच्चारण करते समय हमारे जो ओष्ठ होते हैं वो पूरे एक गोलाकार आकृति में क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, और गोलाकार आकृति में खुल जाने के कारण ही इन्हें नाम दिया जाता है वर्ताकार स्वर। और दूसरे होते हैं आपके अवर्ताकार स्वर। हिंदी में हमने मूलतः 11 स्वर माने हैं, जिनमें से ये जो चार स्वर है ये तो क्या आपके वर्ताकार, बाकी बचते हैं आपके 7 स्वर जिनमें आप कहता है अ, आ, री, आई, ए, आ, ई, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, और आपके अ और आई। चार आपके ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। यानी ये तो आपके हो गए ओष्ठाकृति के आधार पर वर्ताकार स्वर, ठीक है। ये होते हैं आपके अवर्ताकार स्वर, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, अ और आई। इन्हें कहते हैं आपके अवर्ताकार स्वर, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर हमारे जो ओष्ठ हैं वो पूरे वर्त के आकार में नहीं खुलते हैं, ठीक है, और वर्त के आकार में नहीं खुलने के कारण हम इन्हें कहते हैं अवर्ताकार स्वर। कौन से स्वर कहते हैं? अवर्ताकार स्वर। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था इस आओ के बारे में, ठीक है, कि ये जो ध्वनि है, ये जो स्वर है, मूलतः ने तो संस्कृत भाषा का मूल स्वर है और नहीं ये हिंदी भाषा का है। यानी इसकी उत्पत्ति नहीं तो संस्कृत में हुई है और नहीं इसकी उत्पत्ति जो हिंदी में हुई है। मूलतः ये जो स्वर है ये हिंदी भाषा ने अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है, और ग्रहण किया होने के कारण इसे कहते हैं आगत स्वर। कौन सा स्वर कहते हैं? ये आपको कहलाता है आगत स्वर।
आगत स्वर यानी आया हुआ, ग्रहण किया हुआ या फिर गृहित। आगत कहते हैं या फिर इसे गृहित कहते हैं, गृहित स्वर। हमने इसे ग्रहण किया है, जो विश्व की अन्य भाषाएं हैं उन भाषाओं से हमने ग्रहण किया है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कॉलेज, तो कॉलेज है मूलतः एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी भाषा में उत्पत्ति होने के कारण उसके ऊपर इस स्वर का प्रयोग किया जाता है और हिंदी भाषा ने उसको ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के कारण वो हिंदी में आ गया और आने के कारण क्या कहलाया, आगत स्वर कहलाया। ये था अपने कोष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद, जिन्हें हमने दो भागों में बांटा। एक होता आपके वर्ताकार और दूसरे होता आपके अवर्ताकार। वर्ताकार जिनका उच्चारण करते समय ओट क्या करती है, जो पूरे वर्त के रूप में गोल हो जाती है, उन्हें कहते हैं वर्ताकार। जो आपके चार थे, लघु उ, दीर्घ उ, ओ और औ, ठीक है। तो फिर होते हैं आपके अवर्ताकार स्वर, वो आपके ए, आ, ई, बड़ी ई, री, अ और आई, इन्हें कहते हैं अवर्ताकार स्वर। ये तो थे आपके आज का अपना जो स्वर है उसके अलग अलग आधार पर अलग अलग भेद। स्वरों का एक और भेद एक अलग आधार पर माना जाता है, वो आपके आधार है अपनी जो जीवा है उस जीवा के स्थान के आधार पर। यानी अपनी जो जीवा है अर्थात अपनी जो जीव है, जीवा के स्थान के आधार पर, जीवा के स्थान के आधार पर स्वर भेद, इसके भेद स्वर भेद या स्वर के प्रकार। जीवा के, जीवा यानी जीव, या जीव से तात्पर्य इसलिए है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो श्वसन तंत्र से निकलने वाली जो प्राण वायु होती है वो जीवा के ऊपर सवार होती है और सवार होकर के क्या करती है, मुंह के अनेक भागों से अपनी जीवा टकराती है और टकरा करके ध्वनि का निर्माण करती है और निर्माण करने के कारण इन्हें जीवा के स्थान के आधार पर। अब देखिए जीवा के स्थान को कि अपनी जो जीव होती है उसे तीन भागों में बांटा गया है। जीवा कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। देखो तो आपके अग्र जीवा, अग्र जीवा भाग यानी जीव का अगला भाग, ठीक है। फिर होता है आपका दूसरा मध्य जीवा, मध्य जीवा भाग अर्थात जीवा का बीच का भाग। तीसरा होता है आपके पश्च यानी पश्च जीवा भाग, जीव का पीछे वाला हिस्सा। अग्र जीवा भाग जीव का आगे वाला हिस्सा, मध्य जीवा भाग जीव का बीच वाला हिस्सा और फिर आपके तीसरा पश्च जीवा भाग अर्थात जीव का पीछे वाला हिस्सा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि स्वर है जो हिंदी में कितने माने गए, आपके 11 माने गए हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, अ, आई, ओ, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मूलतः हिंदी भाषा में हम लोगों ने 11 स्वर माने थे। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आपके री, अ, आई, ओ और औ। ये होते हैं आपके हिंदी के 11 स्वर। अब इन 11 स्वरों को जीवा के स्थान के आधार पर यानी हमारे मुख में जो जीव है उस जीवा को हमने तीन भागों में बांटा जाता है। एक तो अग्र जीवा भाग जीव का आगे वाला हिस्सा, मध्य जीवा भाग जीव के बीच वाला हिस्सा और तीसरा आपके पश्च जीवा भाग अर्थात जीव का पीछे वाला हिस्सा। अब इनके आधार पर देखिए जो अग्र जीवा भाग है, अग्र जीवा स्वर, अग्र जीवा स्वर यानी जीव के आगे वाले स्वर, अग्र जीवा स्वर जीव के आगे वाले स्वर ये होते हैं आपके छोटी ई, बड़ी ई, अ और आई। छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई यानी इनका उच्चारण है जो जीव के अग्र भाग से किया जाता है। जीवा होती है हमारी, उस जीवा के अग्र भाग से इनका उच्चारण होने के कारण इन्हें कहते हैं अग्र जीवा स्वर। दूसरे होते हैं आपके मध्य जीवा स्वर, अग्र जीवा स्वर, दूसरे तो आपके मध्य जीवा स्वर।
अब मध्य में आपके जितने भी हैं, जैसे आपको इसको छोड़ देना है और ये आगे अपने काउंट हो गए और ये वाले भी अपने क्या हो गए, काउंट हो गए। अब आपके बचता है आ, ऊ छोटा, बड़ा ऊ, और आपके बचता है री, आपको बचता है ओ और आउट, ए, ई, ए और आई। ये तो हो गए आपके अग्र जीवा भाग, ये हो गए आपके मध्य जीवा भाग। इन आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ओ और औ, ये सारे स्वर होते हैं। इनका उच्चारण है जीवा के अग्र भाग से, मध्य भाग से किया जाता है, और मध्य भाग से किए जाने के कारण इन्हें कहते हैं हम लोग मध्य जीवा स्वर। ठीक है। अब होता है आपके पश्च जीवा स्वर। पश्च यानी जीभ का पीछे वाला हिस्सा, पश्च जीवा स्वर अर्थात जीभ के पीछे वाला हिस्सा, वो होता है आपके ए वाला। यानी ये जो है आपके ये होता है आपके पश्च जीवा स्वर, क्योंकि इसका उच्चारण है जीभ के पीछे वाले भाग से किया जाता है। जीभ का जो पीछे वाला हिस्सा है उस हिस्से के कारण इसका उच्चारण होता है, उसी कारण से इसे कहते हैं अपने पश्च जीवा स्वर। ये थे आपके स्वर के अलग अलग आधार पर भेद, जिनमें हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर बताए थे, ओष्ठाकृति के आधार पर बताए थे, और ये तीसरा जो भेद है वो आपके जीवा के स्थान के आधार पर, जिसमें जीवा को 3 भागों में बांटा गया। जीव का अग्र भाग, जीवा का मध्य भाग और जीवा का पश्च यानी पिछला भाग। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि और भी स्वरों के भेद, और नेक्स्ट अपना टॉपिक है जो व्यंजन के भेद, किस आधार पर स्वरों को किस भागों में बांटा जाता है, क्या नाम दिया गया, नाम दिया गया तो क्यों नाम दिया गया, क्या कारण है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारी जो कक्षाएं हैं उन्हें देखते रहिए लगातार, और अधिक से अधिक मात्रा में हमारे महाविद्यालय के कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का जो यूट्यूब चैनल है उसे अत्यधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।